तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में मैग्निफिकेशन देख लिया था, है ना। कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था। दो तरह के डिफरेंट मैग्निफिकेशन हम लोगों ने देखे थे, एक लैटरल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लैटरल बोले तो या फिर ट्रांसवर्स, जिसमें कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे कि मैग्निफिकेशन कितना है। और इस तरफ हम लोगों ने देखा था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जिसमें ये देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा जाए लॉन्गिट्यूडनल में तो पैरेलल रखेंगे तो इमेज भी पैरेलल बनेगा। तो इस केस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों केस के लिए अप्रोच डिफरेंट है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही रहेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैंने साइन पुट कर दिया था तो तुम लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। साइन अगर पुट कर देंगे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का तो उसके हिसाब से माइनस साइन आ जाएगा। अगर साइन नहीं पुट करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये फॉर्मूला रहेगा। और आगे फिर इस पे क्वेश्चंस किए थे। और फिर मैंने एक लास्ट क्वेश्चन में ये भी बताया था कि किस समय हम लोग इस सेकंड केस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। जब हम लोग हाइट ऑफ इमेज को देखेंगे और हाइट ऑफ इमेज हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, किसके कंपैरिजन में, इन सभी डिफरेंट थिंग्स के कंपैरिजन में। अगर इसके रेस्पेक्ट में छोटा है तभी मैं ये चीज़ें बोल सकता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में छोटा होना चाहिए 60 बराबर। क्यों इसके रेस्पेक्ट में छोटा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब अगर मैं V1 और V2 लिखने की कोशिश करूंगा तो V1 सॉरी U1 एंड U2 म्यूट कर लो सभी। U1 का वैल्यू तो 6 हो जाएगा, लेकिन U2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी 60 ना, 60 प्लस ऑफ 2 mm। ये सेंटीमीटर में और ये mm में, जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये लगभग 60 सेंटीमीटर ही आएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 mm को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं? इसके रेस्पेक्ट में। उसके बाद फिर इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया सबको? यस सर। हम्म, अब यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि लेट्स से कि एक प्लेन मिरर दिया गया है और एक कॉनकेव मिरर, और दोनों को कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया। ऐसा। और ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर सेंटेंस में गिवन होता है तो थोड़ा और टफ हो जाता है। ये सारी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसका टफनेस लेवल और बढ़ जाएगा अगर इसी को मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख दूंगा सेंटेंस में, है ना। तो उससे क्या होगा, तुम्हें रीड भी करना होगा और खुद से फिगर को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। और वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि सेंटेंस पढ़ करके खुद एनालाइज करना कि ये दोनों किस तरीके से रखा गया है, पैरेलल है कि नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं, फेसिंग है कि नहीं, कनकेव पार्ट किसकी तरफ है, ये सारी चीज़ें। और बोला गया है जो कनकेव मिरर है वो इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर रखा गया है और ऑब्जेक्ट भी इसके बीच में प्लेस किया गया है। और ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है प्लेन मिरर से। ठीक है, तो फाइनल इमेज का लोकेशन बताना है। फाइंड द लोकेशन ऑफ
final image formed after two successive reflections. ठीक है, successive reflections. First from concave mirror and then from plane mirror. Then from plane ठीक है। तो तुम ऐसा करो, पोल से ही डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है, लोकेशन बोला गया है तो पोल से डिस्टेंस निकाल लेना, और इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करो इसको। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या ध्यान देना है, रे डायग्राम का। सबसे पहला रे डायग्राम बनाना है। अगर रे डायग्राम अच्छे तरीके से हमें दिख जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें हैबिट रखना चाहिए। तो देखो, उसमें क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस होना चाहिए, मतलब एक रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा रिफ्लेक्शन होना चाहिए। लेकिन पहला जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, कनकेव मिरर से होना चाहिए। फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर एंड देन फ्रॉम प्लेन। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे अगर प्लेस किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो पहले मैं क्या करूँगा कि इमेज डिस्टेंस निकाल लूँगा कितना होगा, मिरर फार्मूला लगा करके 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू v का फार्मूला डायरेक्ट यू वी अपॉन सॉरी यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ होता है, इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना आ गया, u is equals to minus of 30, f is equals to minus of 10, minus 30 minus 10 divided by minus 30 plus 10, ऊपर हो जाएगा 300 divided by minus 20, 15 minus 15 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। तो -15 माइनस का मतलब ये है कि जो इमेज बन रहा है वो ऐसे करके बन रहा है, और ये जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट इन द सेंस जाकर के जब लाइट रे इसके ऊपर फॉल करेगा, तो फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके से। तो ये जो लाइट रे यहाँ पे इमेज बना है, इस जगह पे, इस जगह पे इमेज बना है, तो ये जो इमेज है इसके लिए, मिरर के लिए किस तरीके से काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, और इस इमेज का इमेज बनेगा। तो यहाँ पे आई डैश बोल देता हूँ। अब ये जितना डिस्टेंस होगा, मिरर का प्रॉपर्टी वही होता है कि ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो कितने डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 15, और पूरा डिस्टेंस है 60, ये डिस्टेंस हो जाएगा 16, 60 माइनस ऑफ 15 विच इज 45, ये भी 45 और ये भी 45। अब पोल से डिस्टेंस मांगा था, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 प्लस 45 प्लस 15 which is 90 plus 15 105 सेंटीमीटर। और किधर है ये, लेफ्ट में आया था सभी का।
यस। है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये प्लेन मिरर है और ये कंकेव मिरर है। और ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी के लिए, अगर दोनों मिरर्स के बीच में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होता, ठीक है, तो फिर निकालना है तुम्हें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम फोर। तो क्या होगा? बराबर। और इसमें एफ का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा 40। 40 ना लेकर के थोड़ा कम कम। ऐसा करते हैं, एफ का वैल्यू सेम रखते हैं, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया हूँ। और जो ऑब्जेक्ट है वो जो डिस्टेंस पे है वो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। चलो सॉल्व करो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम पोल। फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है वो तुम्हें कनकेव से करना है, एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन प्लेन वेव से। सर 50 सेंटीमीटर आ रहा हाँ, अब देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फोकल लेंथ वही है और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा गया है, 15 सेंटीमीटर। अगर प्रीवियस केस अगर तुम्हें पता हो तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, आई थिंक 30 पे रखा था ना। है। यस और सर। इमेज जो हमें मिला था वो कहाँ पे मिला था, 15 सेंटीमीटर। 15 पे मिला था। तो उसी तरीके से अगर मैं ऑब्जेक्ट को 15 पे रखूंगा तो मुझे इमेज कहाँ पे मिलेगा, 30 में मिलेगा, है कि नहीं। ये समझ पाए? या फिर तुम फॉर्मूला लगा लो, v इज यस इक्वल सर। टू यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया है। 15 एफ इज इक्वल टू -10, 15 -10 डिवाइडेड बाय -15 प्लस ऑफ 10। कितना हो जा रहा है ये, 150 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो इस तरीके से तुरंत हम लोग को एक वैल्यू मिल जाता। और ये डिस्टेंस जो है ये 40 है, तो 40 होने के कारण से इमेज इस जगह पे बने, इमेज 30 पे बन रहा है। और फिर वही बात, अगर इस जगह पे इमेज बना है तो ये इंसिडेंट लाइट रे हो गया इस मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए। और फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। और ये जो इमेज होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, ये 10 है,
ये भी 10 होगा और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, 30 प्लस 10 प्लस 10, इट इज 50। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी तुम्हारे। बोलो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम्म, चलो ऐसा क्वेश्चन है, ये मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है और दोनों को कुछ इस तरीके से रखा गया है। इसका फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो इस जगह पे रखा गया है, इतने डिस्टेंस पे इससे रखा गया है, लेट से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो बोला क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, फाइंड द डिस्टेंस between the mirrors such that the final image formed on the object itself, formed on the object itself. Consider first the reflection from mirror, then from प्लेन मिरर है, ये मिरर सिर्फ बोल दिया, मिरर तो दोनों ही है, दिस इज प्लेन मिरर, एंड देन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, है ना। सॉल्व करो इसको। तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे और फिर समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। देखो दो तरीके से ऐसा चीज हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो फाइनली ऑब्जेक्ट पे ही बने, लेकिन उसके लिए क्या बोला है, पहला रिफ्लेक्शन कहाँ से होना चाहिए, प्लेन मिरर से, देन कनकेव से होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 25 और ये सेंटीमीटर, ठीक है। एक केस तो ये हो सकता है कि लाइट रे इस तरीके से निकले और इसके ऊपर जाकर के फॉल हो, और फॉल होने के बाद फिर ये लाइट रे इसके पास जाए और इसके पास जाने के बाद फिर ये यहाँ पे आकर के, है कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट केस। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अगर लाइट रे तुमने ढंग से बना लिया तो फिर हमारा काम आराम से हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इस जगह पे, और ये जो इमेज है एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस वाले मिरर के लिए, क्योंकि लाइट रे ऐसा लगेगा कि इस जगह से आ रहा है और फाइनली इमेज जो है वो इस जगह पे बना रहा है, विच इज ऑन द ऑब्जेक्ट, ओवर द ऑब्जेक्ट। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दिस केस फर्स्ट। हमें एकदम माइंड को ओपन रखना है कि कितने कितने सारे केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, किस किस तरीके से ऐसा हो सकता है।
और कभी कभी केसेस तो बन जाते हैं, लेकिन जब डेटा के थ्रू हम लोग करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग मैथ्स का काम, मैथमेटिकल वर्क करेंगे। अब दूसरा ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है इस जगह पे है और लाइट रे इधर से निकले, और लाइट रे इस जगह से निकले, ये टक्कर खाए, और फिर टक्कर खाने के बाद रिफ्लेक्शन इसके ऊपर जब करे तो ये परपेंडिकुलरली फॉल करे। हाँ या ना? हो सकता है क्या ऐसा? बोलो, ये हाँ सर। दोनों केसेस समझ में आए कि नहीं? बहुत सारे स्टूडेंट एक ही केस कर पाते हैं, या तो फर्स्ट वाला या तो सेकंड वाला, फिर उसके दिमाग में बस एक केस के बाद लगता है आंसर आ गया, आप छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या है, ये इसके बाद इसके साथ रिफ्लेक्शन करेगा, और रिफ्लेक्शन करने के बाद फिर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसी जगह बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम लग सकता है। मैंने बोला कंसिडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर देन फ्रॉम कनकेव मिरर, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद ही फाइनल इमेज बनाना है। मैंने बस बोला है क्या है, फाइनल इमेज, लेकिन पहला रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, प्लेन मिरर से होना चाहिए, और दूसरा कनकेव से होना चाहिए। आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो क्वेश्चन में इस बात का ध्यान दे लेना कि फाइनल इमेज को क्या डिफाइन किया है। बराबर, ये दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद ही फाइनल इमेज है। अरे होता रे बंद काय माहिती. म्यूट कर लो सभी को। तो ये दो केसेस टोटल हो सर सकते हैं। सेकंड केस नहीं समझे। इसमें क्या प्रॉब्लम आया पहले वो बताओ। क्या मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करेगा तो लाइट रे वापस से वेक्टर्स कर जाएगा? हाँ हाँ यहाँ पे समझा सर। इमेज बन जाएगा। सो दिस इज केस वन एंड केस टू, दोनों के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और दोनों के लिए आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों ने जो 62.5 आंसर निकाला है, कौन सा केस एज्यूम किया है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ओके, तो पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, मान लो x है, और ये डिस्टेंस भी हमें पता नहीं, ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस x ही होगा। तो मैं उल्टा काम स्टार्ट कर सकता हूँ कि जो इमेज है, लेट्स से ये जो इमेज है अगर 25 पे बन रहा है, फोकल लेंथ 20 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? मेरी बात समझ में आई क्या? मैंने उल्टा काम किया। तो मैं मिरर फॉर्मूला लगा दूंगा, इट बी इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ का वैल्यू पुट कर लो, विच इज निकालना है मुझे। तो v कितना हो जाएगा, v विल बी इक्वल्स टू, अरे v नहीं, u निकालना है, u इज इक्वल्स टू वी एफ अपॉन v माइनस ऑफ एफ, और v का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 25, f का वैल्यू -20, v का वैल्यू -25, माइनस माइनस प्लस 20, आ जा रहा है ये 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 100 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, माइनस ऑफ 100, मतलब 100 मैग्नीट्यूड है। तो ये टोटल डिस्टेंस इसके फॉर्मेट में कितना होगा, 2x प्लस 25। बोलो सही है क्या? यस सर। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 2, 75 डिवाइडेड बाई, ये कितना आता है? अच्छा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या बोला गया, डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना। तो डेट डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स विल बी इक्वल्स टू x प्लस 25, x का वैल्यू पुट कर लो, 75 डिवाइड प्लस ऑफ
25 which is equals to 50 plus 75, 125 divided by कितना आ रहा है ये 62.5 सेंटीमीटर। ठीक है क्या? यस सर। तो फर्स्ट केस हम लोगों ने कर लिया। अब सेकंड केस हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से होगा। सेकंड केस के लिए हम लोगों ने ये जूम करा कि इसके ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करना चाहिए, और ये लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल तभी कर सकता है जब ये I1 लाइट रे सेंटर है। सेंटर ऑफ बिल्कुल सही। अगर तुमने इतना दिमाग लगा लिया तो फिर आधा काम तुम्हारा हो गया। तो ये जो डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ दे रखा है 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 40 होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच 25। ये हो जाएगा 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 40। सो x इज इक्वल्स टू सॉरी 40 में से 25 जाएगा, that is 50 divided by 2, 7.5 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स कितना आ जाएगा, x प्लस 25 7.5 प्लस 20। ये हमारा आंसर आ गया। चलो समझ में आया क्या आंसर? समझ में आया यस सर। है ना? तो बस इतना सा काम करना है और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सर ये मतलब ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है ना? हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम्हारा आ सकता है, और तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब मैं इसको सेंटेंस में लिखता हूँ, तुम्हें खुद इसे डिकोड करना है। टू कनकेव mirrors are placed facing each other. An object is placed at a distance of 30 centimeter from higher focal length. The focal length of the mirrors are f1 is equals to 10 centimeter and f2 is equals to 5 centimeter. ठीक है? Consider reflection first reflection, ठीक है, from higher focal length and second reflection lower, ऑब्वियस हो गया ना। तो फाइंड द फाइनल इमेज, फाइंड, पहला तो फाइंड मैग्निफिकेशन, फाइंड मैग्निफिकेशन, ठीक है, आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। चलो इतना ही निकालो, इसी में हर एक चीज इंक्लूड है।
इमेज डिस्टेंस, पोल से ये सब सारी चीज़ निकल जाएंगे अगर तुम्हारा मैग्नीफिकेशन आ गया है। तो ये तो एक नॉर्मल वे में मैंने एक क्वेश्चन को दिया ताकि तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस हो कि अगर दो मिरर्स रखे हो तो किस तरीके से पूछो। और चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो उसमें पहले चीज़ ये बता रखा है कि जो दोनों मिरर्स हैं वो कैसे हैं, कॉनकेव मिरर्स है और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फेस करेंगे, नहीं तो फ्रेम मिरर रखने का फ़ायदा क्या हुआ। दूसरा चीज़ ये कि डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स इज 50 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है इससे F1 से, है ना, फ्रॉम हायर फोकल लेंथ। इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये एक हायर वाला होगा और एक लोअर वाला होगा। ये इस तरीके से करें। So F1 is equals to 10 सेंटीमीटर एंड F2 is equals to 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो रखा गया है जिस जगह पे रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। इस जगह ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, रे डायग्राम बनाते जाऊँगा, साथ साथ कैलकुलेशन भी करते जाऊँगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ कुछ चीज़ें से समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये 30 है और ये फोकल लेंथ 10 है तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनने वाला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनने वाला है ना। तो लाइट रे इस तरीके से जाएगा और नीचे इसको बनाना पड़ेगा। लाइट रे ऐसा जाएगा और ये टक्कर खाने के बाद फिर इस तरफ आएगा। इमेज ऑफ कोर्स यहाँ पे बनना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं डेटा हमारा कैसा आ रहा है। v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ। यू का वैल्यू कितना हो जाएगा -30, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय कितना आएगा यू -30 प्लस ऑफ 10 जाएगा 300 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 20 विच इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर और -15 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस आ गया। माइनस का मतलब मुझे समझ में आता है कि मिरर के इस साइड है। अब यही जो लाइट रे है वो जा करके इसके पास इंटरसेक्ट मतलब कि रिफ्लेक्ट करेगा और ये रिफ्लेक्शन के बाद किस जगह पे इमेज को फॉर्म करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये तो 15 है तो 50 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा 35। अब इस वाले मिरर के लिए ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा क्योंकि ये हो गया इंसिडेंट लाइट रे। और फिर मैं इस वाले मिरर के लिए दूसरा फार्मूला लगाऊंगा। दो बार मिरर फार्मूला लगा, एक इस वाले मिरर के लिए और एक इस वाले मिरर के लिए। इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ। यू का वैल्यू कितना हो जाएगा -35, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 और नीचे कितना आ रहा है -35 प्लस ऑफ 5। ये हो जाएगा 35 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 30 माइनस और कितना आ जाएगा 6 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 35/6। तो इधर से तुम्हें एक v निकल के आ गया। अब देखो इस वाले मिरर ने कुछ मैग्निफिकेशन किया होगा, इस वाले ने कुछ मैग्निफिकेशन किया होगा, बराबर। तो फाइनल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, फाइनल मैग्निफिकेशन जो लिखा जाता है that is the magnification of 1 multiplied by the magnification of 2। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे याद रखना। दिस इज द फाइनल मैग्निफिकेशन टू द मिरर्स।
और अगर 3 4 5 6 मिनट्स हैं तो सभी को मल्टीप्लाई कर लो। तो तुम यहाँ से पहला मैग्नीफिकेशन कितना है वो निकाल लो, दूसरा मैग्नीफिकेशन कितना है वो निकाल लो और दोनों के वैल्यूज़ को पुट कर लो। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला काफ़ी आसान है। दिस इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द इमेज। क्यों? मिरर 2 के लिए ये वाला जो इमेज था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मेरी बात समझ में आएगा? तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर जो आएगा हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा। और ये क्या चीज़ था? यही तो है फाइनल मैग्निफिकेशन जो कि मैंने प्रूफ करके निकाल दिया। तो वो ड्राइव कैसे हुआ? इस वाले से विच इज़ m1 और इस वाले के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करने से विच इज़ m2। तो ये हमारा आंसर मतलब कि फॉर्मूला m1 इंटू m2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैग्निफिकेशन है। तो m1 और m2 को निकाल लेता हूँ मैं। कितना होगा? माइनस ऑफ वी वाई, v का वैल्यू -15, u का वैल्यू कितना है? q इज -30। ये आ जाएगा तुम्हारा -1/2 और इधर से मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ वी वाई, v का वैल्यू कितना है? -35/6 और u का वैल्यू कितना है? -35 जैसे -1/6। फाइनल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? m1 इंटू m2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस में मल्टीप्लाइड बाय 1/6 माइनस में इज इक्वल्स टू 1/2। क्या है आंसर? बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। है ना? तो इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे सोचने पे पूछा जा सकता था कि डिस्टेंस गिवन नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन ही बन जाएगा। लेट से प्रीवियस प्रॉब्लम कि उस प्रीवियस प्रॉब्लम में सारा डेटा सेम है लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन नहीं है। बोला गया कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि फिर से जो इमेज बने, फाइनल इमेज, वो ऑब्जेक्ट भी बने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स such that the final image is formed on the object itself। बोलो क्या करेंगे और क्या आंसर आना चाहिए? ऑब्जेक्ट उसी जगह पर रखा हुआ है, इतने के डिस्टेंस पे, 30 के डिस्टेंस पे f1 का वैल्यू है 10 था, 5। रे डायग्राम से ही आंसर आने वाला है। ऊपर जैसा हम लोगों ने रे डायग्राम बना लिया है उसी तरीके से उसको बना करके सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या लग रहा है बताओ? सर पहला रिफ्लेक्शन किससे कंसिडर करेंगे? हाँ, फर्स्ट वाले से। फर्स्ट। हाँ, ऊपर वाले। ये ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बताओ मुझे, कॉन्सेप्ट मुझे ये चाहिए।
कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगाना है वो बताओ मुझे। सर शायद उसमें दो केस जैसा कुछ होगा, लाइक अगर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज पहले बनाना तो है ना, तो क्या पहले करना तो चाहिए। वो हाँ वो पहले कॉन्सेप्ट। इसका एक इमेज लेंगे और फिर देखो सेकंड मिरर इसका से उस F1 इमेज कुछ को कुछ चीज़ें डेटा से भी पता चलता है। ये डिस्टेंस कितना है, 30 है, 30 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका अगर मैं फोकल लेंथ यहाँ पे एज्यूम करूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जगह पे होगा। तो ये बात तो तय हो गई कि इमेज तो यहाँ पे बनने वाला है ना। यस सर। अब हाँ रे सर। डायग्राम मैंने बनाया इसका ऐसा। अब तुम सोचो कि ऐसा क्या हो ताकि भाई इमेज ऑब्जेक्ट पे बने। है ना, इतना सा जो मैंने रे डायग्राम बनाया डेट इज फिक्स, वो चेंज ही नहीं हो सकता। इसके आगे का पार्ट तुम उसी तरीके से एडजस्ट करके चेंज कर सकते, लेकिन अब और चेंज नहीं हो सकता पहला वाला। और रिफ्लेक्टेड रे सेकंड मिरर को परपेंडिकुलरली हिट कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ सर, वो एक केस है, है ना। ये रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास इसके करेगा। ऊपर जा करके परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या लाइट रे वापस से रिट्रेस करके वापस इस जगह पे आ जाएगा, है ना। और कोई दूसरा केस हो सकता है क्या। अच्छा हाँ, तो इसके लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। बोलो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए फिर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फोकल लेंथ कितना है, 5 है, तो क्या ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाँ सर। है ना। ये टेन यस सर। सेंटीमीटर होना चाहिए। और हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस आई थिंक निकाला हुआ है, कितना आया था इमेज डिस्टेंस 30 के लिए। 15। हाँ 15 आया था। ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 15 ऑलरेडी। तो डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स क्या होना चाहिए, डी शुड बी इक्वल्स टू 25। लेकिन तुम सोचो अगर ऑब्जेक्ट ही 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तुम मिरर्स के बीच का डिस्टेंस 25 कैसे कर सकते पॉसिबल नहीं है। हो? मेरी बात समझ में आई क्या। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से तुम्हें क्रॉस चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है, तो ये केस पॉसिबल है या नहीं है। नहीं, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो फिर मैं सोच सकता, बराबर। दूसरा केस हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो मैंने एक बस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दिया। मुझे भी पता नहीं कि इसका आंसर कुछ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हाँ इससे कॉन्सेप्ट जरूर पता चलेगा, हमारे दिमाग जरूर खुलेंगे कि हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं रे डायग्राम की। एक दूसरा पॉसिबिलिटी ये होता है, एक पहला पॉसिबिलिटी ये हमेशा होता है कि परपेंडिकुलर फॉल कराओ, ठीक है, दिस इज फर्स्ट। और सेकंड पॉसिबिलिटी हमेशा ये होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसा हो कि ये इसके पास आ जाए, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता, अब तुम्हें ये सोचना। कभी कभी रे डायग्राम ऐसा भी बन जाता है कि ये ऐसे गया और फिर ऐसे टक्कर खाया और ऐसे आ गया। मैं हर एक तरह के रे डायग्राम तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग ओपन रहे, तुम खुद से कर पाओ। ये थर्ड केस बनता है। तो टोटल 3 तरह के केस होते हैं जिससे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बनेगा। आई थिंक ना तो ये केस पॉसिबल है और ना ही ये केस पॉसिबल है। सोच के बताओ क्यों। क्योंकि सर जब फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट केस यहाँ, के लिए दोनों का। ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पे रखा हुआ है तो इमेज तो अंदर बनेगा ना।
और ये लाइट रे अगर इसके ऊपर जाकर के स्ट्राइक करे तो हो सकता है कि अगर मैं इसको बहुत ही पास लेकर के आ जाऊं, हाँ, तो ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आ सकता है, विच इज ए केस पॉसिबल। मेरी बात समझ में आएगा? ठीक है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन रे डायग्राम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना है। सर ऐसे तो कितने भी हो सकते हैं ना, लाइक 5-6 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट आएगा तो। नहीं नहीं, 2 ही रिफ्लेक्शन उसने बोला है, आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद। ज़्यादातर केस में आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ही देखना होता है। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तो फिर थर्ड केस कैसे होगा? उसमें तो 3 रिफ्लेक्शन हाँ, होते वही तो अभी चेक करना है, थर्ड केस हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसमें एक रिफ्लेक्शन और फिर ये दूसरा रिफ्लेक्शन और ये फिर तीसरा रिफ्लेक्शन, 3 रिफ्लेक्शन हो गए इसमें। इस केस को एक्सक्लूड कर देना है। इस केस को हटा दो। तो ये केस तो हो सकता है ना। अब इस केस के लिए एक बार निकाल के बताओ कितना आ रहा है आंसर। इधर करते हैं हम। ये चीज़ फिक्स है, ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है और इमेज जो है वो इस जगह पे बना, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 और ये जो डिस्टेंस है डेट इज 30। और अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को x एज्यूम कर लूँ तो ये इमेज है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? x माइनस ऑफ 30। यस और सर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x माइनस 15। अब इस वाले मिरर के लिए मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v कितना है? अब क्योंकि इस वाले मिरर के लिए इमेज यहाँ पे होना चाहिए और ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा माइनस में x माइनस 2, है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ऑफ x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/f। f कितना है? हैं। 5 था ना। यस सर। तो माइनस। माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे डेटा से ये भी पता करना पड़ेगा कि x का वैल्यू हमारे लिए डिजायर्ड आ रहा है कि नहीं, सही आ रहा है कि नहीं। तो सिर्फ मैथ से x माइनस 15 इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के बातें समझ में आएगी नहीं, किस तरीके से हमें सोचना है। रे डायग्राम इज इम्पोर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन के लिए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आगे भी बहुत सारे आने वाले हैं जब हम लोग लेंसेज वगैरह देखेंगे, रिफ्रैक्शन वगैरह होना लगेगा उस समय। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस। हाँ, चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। और सर ऊपर दिखाइए ना जरा। चलो हो गया। सर अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं और कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ग्राफ देखते हैं कि कैसा होगा u और v का। देखो, इससे पहले हम लोगों ने रे ट्रेसिंग किया था और रे ट्रेसिंग में ये पता चल किया था कि जो अगर ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे होगा, इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगा, है ना। जैसे मैं कनकेव के लिए बताता हूँ तुम्हें। कनकेव के लिए रे ट्रेसिंग किया था और उसमें देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे।
फोकस। हाँ, सो दिस इज यू, ये यू का वैल्यू है और ये क्या है वी का वैल्यू। और अगर वो माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाता है तो इमेज भी कहाँ तक जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। क्लियर है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ दूसरा लाइट रे मैंने यूज नहीं किया हूँ, जस्ट इमेज और ऑब्जेक्ट बता देंगे कहाँ पे। दिस इज लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज ऑफ फोकस। अब मैं वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बात करूंगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, तो माइनस ही होगा ना, क्या होगा माइनस, माइनस सी। अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लिया है। अगर डिस्टेंस लिखना है तो माइनस ऑफ आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस सी तो कुछ, सी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिप्रेजेंट है ना, वैल्यू लिखेंगे तब तो हाँ, माइनस आएगा। अब इमेज के बारे में बात करते हैं हम लोग। इमेज कैसा है, पहला चीज तो इन्वर्टेड है, दूसरा रियल इमेज है या वर्चुअल है, रियल इमेज है, और क्या है मैग्नीफाइड है या फिर डिमिनिश्ड है, मतलब डिमिनिश। बड़ा हुआ या छोटा हुआ, छोटा हुआ है तो उसको हम लोग डिमिनिश्ड बोलते हैं। ठीक है, डिमिनिश्ड हुआ। और इसमें किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की या इमेज की, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान लो कि वी ओ है तो इमेज का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी आई होगा, तो किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ऑब्जेक्ट। अब इस चीज़ को समझना, जो ऑब्जेक्ट है क्या वो माइनस इन्फिनिटी से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो इमेज है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, फोकस से होते हुए बस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएगा। क्या दोनों को सेम टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, बिल्कुल हाँ, हाँ, है ना, दोनों को सेम टाइम लगना है, नहीं तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, रे डायग्राम ही नहीं बनेगा। तो अगर दोनों को सेम टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होगी और इमेज की वेलोसिटी कम। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्लियर है क्या। दूसरा, यस सर। दूसरे वाले में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करे तो क्या होगा, इमेज इस जगह पे बनता है, ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है, राइट कुछ इस तरीके से। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को बता लेते हैं कि अगर यू जो ऑब्जेक्ट है, ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब माइनस ऑफ आर से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, फोकस तक लेकर के जाते हैं माइनस एफ तक। तो जो इमेज है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बी। बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, और अगर तुमने फोकस पे लेकर के चला गया तो ये और पीछे चलता चला जाएगा, विल बी माइनस ऑफ इमेज। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग इमेज के बारे में। पहला कैसा, इन्वर्टेड इमेज है, डायरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। दूसरा रियल इमेज है या वर्चुअल है, रियल इमेज। तीसरा मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाई। मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, बताओ अब स्पीड के बारे में, इसका स्पीड ज़्यादा होगा अगर इसका, इमेज का ज्यादा हुआ। और ये इमेज का। तो अगर तुम सेम कॉन्सेप्ट लगाओ तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जा रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जाएंगे तो जो हमारा इमेज है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी पे तक जाएगा, और दोनों को सेम टाइम लगना है तो इसको जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा इमेज को, तो इसीलिए इमेज की जो वेलोसिटी होगी डेट विल बी ग्रेटर देन
द ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, जिस समय सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ना उस समय एग्जैक्टली दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ऑब्जेक्ट की और इमेज की, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है ना डेटा। नेक्स्ट कर आते हैं थर्ड वाले में। अब जो मैं इमेज बनाने जा रहा हूँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हूँ, इमेज कहाँ पे बनेगा? ये पहला तो इधर चला गया, राइट में मिरर। हाँ दूसरा ये, इस तरीके से बना इमेज यहाँ पे। तो पहले तो ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक गया? माइनस एफ से और लेकर के एफ से खोल तक। पोल तक जाएगा, अभी तो पोल तक ले जाना है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? जब पोल पे होगा इंफिनिटी से तो पोल पे ही बन खोल। जाएगा, और जब इस जगह पे होगा तो अब ये इस तरफ पूरा बना होगा, तो ये प्लस ऑफ इंफिनिटी। क्लियर? अब इमेज के बारे में बात करते हैं। पहला इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? ये इरेक्ट है। मिरर। दूसरा रियल इमेज है वर्चुअल इमेज है? वर्चुअल। वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। तीसरा मैग्नीफाइड है या नहीं है? है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड है। अब वेलोसिटी के बारे में बात करो, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा? अगर ये इस तरफ आएगा, इमेज का ज्यादा है। हाँ, अब तुम्हें डिस्टेंस से पता चल रहा होगा कि जो इमेज की वेलोसिटी होगी मैग्नीट्यूड में वो ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से। नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को इस तरफ कर लेते हैं। ये रहा, अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पे रहा तो क्या होगा? फोकस एंड सेंटर ऑफ। सर 2 मिनट बचा है। ओके, देखो इसका पहले रे डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। ये लाइट रे आया और दूसरा लाइट रे इधर से, ये ऐसा। एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो इससे पास करेगा, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसा जाएगा तो यहाँ पे आएगा। तो ऑब्जेक्ट बताओ कहाँ से कहाँ तक गया? पोल से लेकर के प्लस ऑफ इंफिनिटी तक गया। इंफिनिटी। तो इमेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पोल पोल से से लेकर माइनस है। पोल से लेकर के माइनस ऑफ एफ तक। और इसमें इसका नेचर, इसमें फर्स्ट बताओ इरेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा। इरेक्ट है। दूसरा वर्चुअल है या रियल है? रियल। रियल। रियल इमेज है। उसके बाद फिर मैग्नीफाइड है या नहीं? डिमिनिश्ड। डिमिनिस्ड। और वेलोसिटी के बारे में बात करें, इसका वेलोसिटी ज़्यादा? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा ज़्यादा, ऐसा। और एक बार और वेलोसिटी यहाँ पे सेम होगा जब पोल के पास आएगा, जब वो पोल से गुजर रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम नहीं देखा था, ये वाला चीज़ नहीं देखा था, ये सारी चीज़ देख रखा था। अब मैं इसमें वापस से ये चीज़ बताऊंगा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है
इस जगह पे फोकस है और इस जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट इस जगह से इस जगह तक जाएगा तो जो इमेज है वो इस तरफ से इस तरफ आएगा, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस जगह से इस जगह तक, तो फिर इमेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इधर से इधर। ठीक है क्या? और अब फिर से ऑब्जेक्ट और इमेज को तुम चेंज कर सकते हो। अब अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पे हुआ तो इमेज इस जगह पे। क्लियर है क्या? तो ये पूरा का पूरा आगे का डैश Yes. लाइन है। तो ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पे है तो इमेज इस जगह पे है, ये भी इंटरचेंजेबल है। और ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पे है तो इमेज इस जगह पे है, और ये भी इंटरचेंजेबल कि अगर तुम इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रख दो तो वो इंटरचेंज हो जाता है। अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, कॉनकेव मिरर का ग्राफ कैसा होगा। So this is B and this is U। तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर मैं एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ग्राफ बना रहा हूँ तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। किसका किसका कोऑर्डिनेट चाहिए? यू बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, और साइन के साथ, यू का साइन के साथ होगा वैल्यू और बी का भी साइन के साथ वैल्यू होगा। तो जब यू ये था विच इज माइनस ऑफ इन्फिनिटी, तो वी कितना था? माइनस ऑफ है, मुझे फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। और ये अगर फोकस पे पहुंच जाए ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है ना और ये इमेज, तो अगर ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ एफ पे पहुंच जाए तो इमेज कहाँ पे पहुंच जाएगा? माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे। तो मुझे दो कोऑर्डिनेट मिल चुका है, इन दोनों कोऑर्डिनेट को मैं इस जगह पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो माइनस इन्फिनिटी माइनस एफ कहाँ पे आएगा? बी में है तुम्हारा लेफ्ट साइड माइनस एफ, बी में माइनस थर्ड एफ, क्वाड्रेंट। बी में माइनस एफ तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो पहले मैं इसको डैश डैश लाइन से ज्वाइन कर दूँ, और फिर अब कोऑर्डिनेट को देख रहा हूँ। ठीक है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी माइनस ऑफ एफ, माइनस इन्फिनिटी यू में जो कि पूरा ही इधर चला गया, और माइनस एफ मतलब कि यहाँ पे होगा क्या कोऑर्डिनेट। और अब दूसरा कोऑर्डिनेट मैं देखता हूँ, माइनस ऑफ एफ किस में है? ये यू का है, माइनस एफ कहाँ पे होगा? इस लोकेशन पे। और मैं डैश डैश लाइन डाल देता हूँ। तो ये जो ग्राफ है तुम्हारा कॉनकेव मिरर के लिए होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा, और लेंस के लिए भी होगा, कॉनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस के लिए। तो टोटल 4 ग्राफ बनते हैं। तो तुम इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम से याद रखना, अगर ये चीज़ तुम्हें याद रहेगा तो ग्राफ भी तुम्हें याद रहेगा। और ये माइनस ऑफ एफ और माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे होगा? दिस इज बी, तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी तो नीचे जाने वाला है ना, पूरा ही नीचे जाएगा ये। तो ग्राफ इस वाले में ऐसा होने वाला है, आया ना? मेरी बात समझ में आई? ये जो लोकेशन है जहाँ पे u और v का वैल्यू सेम है, ये क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है ना। ये माइनस ऑफ यस टू सर एफ लिखा जा सकता है और ये माइनस ऑफ टू एफ लिखा जा सकता है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन।
अब और बनाते हैं हम लोग। अभी हम लोग कहाँ से कहाँ तक गए? ये हम लोग किस जगह से किस जगह तक गए? माइनस ऑफ इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट, माइनस इन्फिनिटी से फोकस तक गए बस। अब फोकस से पोल की तरफ जाएंगे। फोकस से पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है देखो, फोकस से अगर हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तो पोल पे होंगे तो पोल पे इमेज बनेगा, तो एक कोऑर्डिनेट तो 0,0 तो होना ही है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस जगह पे तो इमेज भी इसी जगह पे 0,0। दूसरा कोऑर्डिनेट का क्या हो सकता है? ये वाला। फिर फोकस पे है तो प्लस ऑफ इन्फिनिटी पे इमेज बना, प्लस ऑफ इन्फिनिटी वी में कहाँ पे होगा? ऊपर। और ये ऐसा आएगा और ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि 0,0 से पास होना है इसको। और फिर इसी को कंटिन्यू कर दो ग्राफ, ये ऐसा हो जाएगा। ये किसके लिए था? ऑब्जेक्ट माइनस एफ से लेकर के पोल तक गया था। और ये किसके लिए है? ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक गया? पोल से लेकर के प्लस ऑफ एन। होप सो तुम लोग को समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस इस लेक्चर को देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो क्वाड्रेंट डिवाइड हो चुका है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे तुम्हें बताना है। पहले इस वाले में बताओ, ऑब्जेक्ट और इमेज कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल हाँ। इमेज कैसा है? रियल है या वर्चुअल है? इस वाले क्वाड्रेंट में रियल इमेज बना है हम लोग। इसमें इस क्वाड्रेंट में ऑलवेज जितने भी लोकेशंस होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज वाला होगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? क्या जब माइनस एफ से पी तक जा रहे थे तो ऑब्जेक्ट रियल था? हाँ, रियल ऑब्जेक्ट मिला था, बराबर। और इमेज कैसा था? माइनस एफ से पी, मैं दिखाता हूँ। माइनस एफ से पी ऑब्जेक्ट माइनस वर्चुअल एफ था। से वर्चुअल था। तो ये इस कोऑर्डिनेट पे जितने भी सारे कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? ये वाले रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल है। इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट कैसा था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा बना? रियल। रियल इमेज बना। तो एक कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट बच के रह गया। तो अगर ग्राफ हमारा इस क्वाड्रेंट में होता, अगर ग्राफ इस क्वाड्रेंट में होता तो फिर क्या होता? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, ये वाला बनता। तो हम लोग ये बता सकते हैं ग्राफ इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं है तो कॉन्केव मिरर वाले में कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ से भी कंक्लूजन निकलता है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये कोऑर्डिनेट इसके साथ सटा हुआ है रियल ऑब्जेक्ट का। ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ये दोनों कोऑर्डिनेट ऐसे करके सटा हुआ है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। लाइक हम पोल पे तो ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, तो क्या वहाँ पे 0,0 डिफाइंड होगा एग्जैक्टली? तो 0,0 पे क्या होगा कि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल पोल पे रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से बिल्कुल चिपका करके रखना है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है और इसको हाइपोथेटिकली हम लोग एज्यूम करें। बहुत ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो ज़ीरो बोलेंगे, अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो तक नहीं जा पाएंगे हम। अगर मिरर है तो कुछ ना कुछ उसका थिकनेस होगा, तो एग्जैक्ट ज़ीरो पे जा पाना हमारे लिए टफ है। लेकिन हाइपोथेटिकली हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि हाँ 0,0 रहेगा हमें ग्राफ बनाना। क्लियर है क्या? ओके सर। हम्म
इसमें से एक चीज़ और ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम है तो जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज भी रियल ऑब्जेक्ट है तो ये इन्वर्टेड बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन वर्चुअल इमेज है, ये आई हो है, तो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट बनेगा सीधा। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है, ये इरेक्ट। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है तो ये इन्वर्टेड। ये वाला जो केस है ये कॉन्केव वाले में नहीं हो पाता है लेकिन कन्वेक्स वाले में हो पाता है। तो हम लोग कन्वेक्स वाले का देखते हैं। देखो ये डायग्राम तुमने देखा ना, और ये वाला देखा, इस चीज़ को याद रखो। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था इस चीज़ को याद रखने के लिए। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे बना, और ऑब्जेक्ट अगर पोल के राइट साइड में गया, उसको मैं थोड़ा रीड्रॉ करके ऐसा बनाने की, तो ऑब्जेक्ट इसमें है, इमेज जो है वो इसमें होगा। लेकिन क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होता है इसीलिए इमेज का भी मुझे इसी के ऊपर बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट होता है ना इमेज, ऐसा। तो ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा फोकस से डायरेक्टली प्लस ऑफ इन्फिनिटी तक गया, इमेज तुम्हारा इधर से इधर तक आया। ठीक है, सेम चीज कॉन्वेक्स वाले में। कॉन्वेक्स वाले में कैसा होगा, कॉन्वेक्स कैसा, इसका फोकस इस जगह पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जगह पे है। तो कहाँ तक का, किस जगह से किस जगह तक था, इधर देखो, ये इन्फिनिटी से फोकस तक गए थे और दोनों सेम साइड में था। तो इन्फिनिटी से फोकस सेम साइड में होगा कि नहीं वो अभी पता चलेगा। पहले इन्फिनिटी से फोकस, हम लोग तो हमेशा इस तरफ से आएंगे। अगर इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आए तो ऑब्जेक्ट कहाँ से, ये ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फोकस से इन्फिनिटी की तरफ। और फिर हम लोग अगर फोकस से इस वाले इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, इमेज कहाँ से कहाँ तक आएगा, इस तरफ से इस तरफ। अब ये इन्वर्टेड है कि नहीं है वो चीज़ हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे, इस वाले जगह से। अभी मैंने बस एक ऑब्जेक्ट और इमेज के लोकेशन को डिफाइन किया। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। है ना। अब इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। तुम्हें बस एक दो कोऑर्डिनेट ही बनाने होते हैं। अगर एक दो कोऑर्डिनेट बन गया तो उसके बाद फिर तुम्हारा ग्राफ आराम से बन जाए। ये v है और u है। थोड़ा ऊपर करो। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा गया, माइनस इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ पे बना, प्लस ऑफ एफ पे। तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया मुझे, माइनस इन्फिनिटी और एफ, ये u कॉमा v है। तो माइनस इन्फिनिटी, v क्या है, एफ। तो एफ वाला पहले पॉजिटिव एफ में मैं प्रॉपर्ली दिस इज प्लस एफ, और ये
तो कोऑर्डिनेट ये वाला जो है वो यहाँ पे होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, अगर मैं फोकस पे आ जाऊँ, ऑब्जेक्ट को मैंने कर दिया फोकस पे, प्लस ऑफ एफ, इमेज कहाँ पे बन जाता है, माइनस इन्फिनिटी पे। ये प्लस ऑफ एफ कॉमा माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ये यू कॉमा भी दूसरा कोऑर्डिनेट मिला, तो यू जो है प्लस ऑफ एफ है, इसको मैं एस एस लाइन से तो ये प्लस ऑफ एफ, ठीक है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, वी में माइनस ऑफ इन्फिनिटी किधर जाएगा, नीचे, ऐसा। जब हम लोग इस जगह से इस जगह तक जा रहे थे तो बीच में मुझे एक पोल भी मिला, और पोल का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, और यहाँ पे 0,0 है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। इसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा। और अगर इस तरफ तुमने कर्व बना लिया तो दूसरे तरफ तो ऐसा ही बनेगा। क्लियर है क्या, बोलो समझ में आया कि नहीं। आया और सर। हाँ, ये है हाँ तुम्हारा सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव। अब वही काम हम लोग करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर लेते हैं, सॉरी क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट इस जगह से आ रहा है, पोल तक पहुंचा, ठीक है। तो ये है हमारा पोल विच इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल ना, कि वो तो यहाँ से यहाँ तक बने जाएगा, वर्चुअल इमेज, एग्जैक्टली ऊपर के जैसा, ROVI। ये भी क्या है, ROVI। नीचे वाले में क्या होगा, ये RI, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। इस वाले में क्या होगा, पोल से अगर हम लोग आगे गए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, लेकिन। और इस वाले में क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो तुम कॉन्वेक्स वाले पार्ट में क्या बोल सकते हो कि ये वाला चीज कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में कभी भी नहीं बना, ठीक है क्या। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कॉन्वेक्स में कभी भी नहीं बना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में बनेगा, बोलो किस में बनता है, कॉनकेव में, आगे। कॉनकेव। कॉनकेव में बनेगा। तो ये तुम लोग का ग्राफ हो गया, इस ग्राफ को याद रखना, कभी जेई में इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो हो सकता है आगे किसी और चीज़ के लिए पूछ ले। इस ग्राफ को अच्छे तरीके से देख लो, रिफ्लेक्ट ऊपर करो ना, और ऊपर नहीं नीचे ग्राफ देखो। ये लो। हो गया। हो गया, चलो ठीक है। अब ग्राफ हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इमेज जो बन रहा है वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से ही बन रहा है। तो कैसे देखेंगे हम लोग, अभी वेलोसिटी को थोड़ा सा हम लोगों ने कंपेयर किया था, जिसमें बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे होगा और इमेज इस लोकेशन पे होगा,
तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा या छोटा होगा वो कंपेयर किया था फोकस और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो बन रहा है वो इस जगह पे बन रहा है और इमेज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ। तो हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इमेज को कंपेयर किया, तो ऑब्जेक्ट को कंपेयर। अब हम लोग कंपेयर नहीं, अब उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं कि कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे। क्या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ लिख सकता हूँ। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट के मूव करने के कारण से क्या u का वैल्यू वेरिएबल होगा? हाँ या ना? वेरिएबल होगा ना? यस सर। तो v का वैल्यू यस वेरिएबल सर। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि होगा। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो v भी तो चेंज होगा। और अब f के बारे में बताओ, f वेरिएबल है क्या? नो सर। f इज कांस्टेंट, नो सर। f कांस्टेंट है। और ये जो है पोल है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं पूरे इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? एक बार डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया हुआ है, -1/v² dv/dt, सही है क्या? -1/u² du/dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। और फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, dv/dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v² अपॉन u² du/dt। ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल है। तुम मुझे बताओ dv/dt क्या चीज़ है और du/dt क्या चीज़ है? पहले du/dt बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज। पहले तो du/dt बताओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। गलत। बोलो क्या है du/dt? बहुत जगह पे इसी तरीके से लिख देते हैं du/dt इज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है सिर्फ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये बात समझ में आई कि u का जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से डिसाइड होता है। तो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, कोई भी मूव कर सकता है। ये पॉइंट मूव करेगा मतलब पोल मूव किया, पोल मूव किया मतलब मिरर मूव किया। अगर मिरर मूव किया तो उसके रेस्पेक्ट में मुझे वेलोसिटी लिखनी है। ठीक है, दैट इज du/dt। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई तो बताओ। यस सर। समझा सर। हाँ, इस यस चीज़ की मिस्टेक मत करना। एंड dv/dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन मिरर की दो डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। कौन से डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में बोला है? ओनली एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सारे वेलोसिटीज को एक्स डायरेक्शन में ही रखना है, वाई डायरेक्शन वाले वेलोसिटीज नहीं लेना। दिस इज ओनली फॉर एक्स डायरेक्शन, ओनली इन एक्स डायरेक्शन में ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ द image with respect to mirror is equals to minus of m square velocity of object। ठीक है क्या? क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा ना, तो माइनस बाहर बचा ही रह जाएगा। तो तुम्हें फॉर्मूले को याद रखना है, डेरिवेशन याद रखो, ज़्यादा अच्छा है, इससे तुम कभी भी आंसर निकाल सकते हो। चलो ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस, केस 1 था ये। दूसरा केस,
दूसरा केस ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस बार एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, वो वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन में कैसे करके लिखें, रे डायग्राम को पहले मैं बना देता हूँ। इमेज आ गया इस जगह, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इस जगह। तो मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो इमेज की वेलोसिटी किधर होगी, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे की डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। अब चीज़ों को हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि क्या क्या कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल है। तो बताओ मुझे u और v के बारे में। u कांस्टेंट है या वेरिएबल है, v कांस्टेंट है या वेरिएबल है, f कांस्टेंट है या वेरिएबल है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज कांस्टेंट है या वेरिएबल? बोलो, u क्या है, कांस्टेंट या सर वेरिएबल? UVF कांस्टेंट है। बिल्कुल सही। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखेंगे तो ये तीनों चीज क्या है, कांस्टेंट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल। बिल्कुल है। और ये वेरिएबल होने के कारण से ही हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v/u। आया ना? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v/u, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस पूरे इक्वेशन को मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ये हो जाएगा डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v/u डी एच ओ बाई डी टी। ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर के आ गया। तुम मुझे बताओ डी एच ओ बाई डी टी क्या चीज़ है और डी एच आई बाई डी टी क्या है? बोलो, डी एच ओ बाई डी टी क्या है? Velocity of object with respect to mirror in y direction. तो मिरर जो है ऊपर या नीचे फिर से मूव कर सकता है, और मिरर अगर मूव करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस भी मूव करेगा। तो हमें जो डिस्टेंस लेना होता है ऑब्जेक्ट या इमेज का, वो तो प्रिंसिपल एक्सिस से लेना होता है, बराबर। और अगर मिरर मूव किया तो उसके साथ साथ पोल मूव करेगा। तो इसीलिए हम लोग डी एच ओ बाई डी टी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इन वाई डायरेक्शन है। सेम वे में डी एच आई बाई डी टी बोल सकते हैं, विच इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस इन वाई डायरेक्शन। अब देखो, मिरर को ज़्यादातर केसेस में मूव नहीं कराते हैं, अगर मूव कराया तो वो ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तुम देखोगे जिसमें मिरर को मूव नहीं कराया जाएगा। तो एक सिंपल सा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही यूज़ करना है, और किसी भी डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट केस, केस थर्ड। केस थर्ड ऐसा है, केस थर्ड ऐसा है कि जो ऑब्जेक्ट है अब दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है
इसकी x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो इमेज होगा, इमेज की भी दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। है ना? तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए सिंपल तरीका होता है कि जो हम लोगों ने x डायरेक्शन का फॉर्मूला निकाला, x डायरेक्शन के फॉर्मूले किस तरीके से निकाला? डेट dv by dt is equals to minus of v square upon u square du by dt। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x डायरेक्शन के लिए, और y डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अभी जो हम लोगों ने निकाला, विच इज dhi by dt is equals to minus of v by u dho by dt। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। x डायरेक्शन के लिए तुम आराम से इसकी वेलोसिटी में रिलेशन निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट का और ये इमेज का, और ये y डायरेक्शन है ना, और x डायरेक्शन के लिए तुम आंसर निकाल सकते हो। तुम्हें मैग्नीफिकेशन वगैरह पता ही होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अभी कितना है, ऑब्जेक्ट कितना है, 0, और इमेज भी 0, और u और v का वैल्यू तुम्हें आराम से पता चली जाएगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये तो था थर्ड केस, लेकिन जो लास्ट केस अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे टफेस्ट है और ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल सा केस है जो कि जेईई एडवांस वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन और भी अच्छे क्वेश्चन बनाने हो एडवांस से भी, एडवांस लेवल का हो सकता है जेईई में आ जाए, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज करना पड़ता है और उसमें चीज़ें थोड़ा डिफरेंट। कैसे? लास्ट केस कौन सा है मैं वो बताता हूँ। केस फोर्थ, केस फोर्थ ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है। तुम अगर ध्यान से देखो तो जितने भी सारे हमने अभी केसेस किए, जितने भी सारे केसेस किए, उन सभी केसेस में जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे रखा हुआ था? प्रिंसिपल एक्सिस पे। बोलो। हाँ सर। उन सभी केसेस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था? प्रिंसिपल एक्सिस में रखा। इवन केस थर्ड में भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ। लेकिन ये जो केस है इसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं, वो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा ऊपर। तो फिर अगर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? इमेज इस जगह पे बनेगा, बराबर। तो फिर अगर इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी हो, y डायरेक्शन में भी हो, तो इमेज की वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में होगी, y डायरेक्शन में होगी। वो हम लोग कैसे निकालेंगे? बराबर है क्या? अब अगर अब ध्यान से देखना, अब मैं समझ में आता है कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले तो तुम लोग मुझे बताओ कि क्या करेंगे इसमें। क्या करना चाहिए? आइडिया आ रहा है? बोलो, तो सोच पा रहे हो? चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो,
इसमें मैं पहले यू वी एच ओ एच आई एंड एफ के बारे में बातें करता हूँ। बताओ यू हमारा वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है? वेरिएबल है। वेरिएबल। वी हमारा वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल है। वेरिएबल। सभी कोई ध्यान से बोलो और देखो भी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल है। ये भी वेरिएबल। वेरिएबल हाइट ऑफ द इमेज वेरिएबल। और फोकल लेंथ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट। ये एक इकलौता ऐसा चीज है जो कांस्टेंट है, बाकी सभी वेरिएबल। तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन यूज करना है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो, तो इन दोनों को यूज करके एक इक्वेशन को आराम से बनाया जा सकता है। तो मैंने इसको चूज किया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इसमें अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मेरा जो रिजल्ट है एग्जैक्टली लास्ट केस की तरह आ जाएगा। बाई यू स्क्वायर डी ओ बाई डी टी। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ डेट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर डी यू बाई डी टी। तो ये वेलोसिटीज किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के लिए मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सेस पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। समझ में आया क्या? एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटीज को निकालने के लिए मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सेस पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। ठीक है, लेकिन वाई डायरेक्शन की तो वेलोसिटी निकालनी है मुझे। वो कैसे निकलेगा? तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो एक ही तरीके से निकाला जा सकता है, मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वाई। और अगर तुम इसको अच्छे तरीके से देखो तो इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। कौन कौन यस सर। वेरिएबल है? सारे 4 वेरिएबल है। एच आई वी यू एच ओ सभी वेरिएबल है। तो मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? डी एच आई बाई डी टी। अब इसको कैसे मैं डिफरेंशिएट करूँ बोलो? वी एच नॉट अपॉन यू है, इसका डिफरेंशिएशन डिवीजन वाले रूल से लगाओ। या आता है क्या? अरे बोलो याद है या नहीं है? अच्छा क्या करना है, यू स्क्वायर कर दो और एक यू यहाँ पे लिख दो। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो v और एच नॉट दोनों वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन के लिए मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। एक को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफरेंशिएशन। मैंने v को कांस्टेंट माना और डी एच ओ बाई डी टी। इस बार एच ओ को कांस्टेंट मानेंगे और डी वी बाई डी टी लिखेंगे ऐसा। और बीच में आएगा माइनस। अब क्योंकि मैंने u का डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख दो और साथ ही साथ डी यू बाई डी टी लिख। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। है ना? अब देखो इसमें यस क्या सर। कौन कौन सा टर्म हमें पता है, कौन कौन सा टर्म हमें नहीं पता है, उस चीज को देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को लगा रहा हूं तो क्या मुझे u का वैल्यू पता होगा? हाँ पता होगा। v का वैल्यू पता होगा? बिल्कुल पता होगा, क्वेश्चन में तो गिवन होगा, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। f का वैल्यू पता होगा ही होगा। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो dv बाई डी टी और dho बाई डी टी क्या चीज़? dv बाई डी टी एंड dho बाई डी टी। क्या dho बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन होगा? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन।
है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तभी तो इमेज की वेलोसिटी निकाल पाएंगे। और ये डीवी बाई डी टी क्या चीज़ है, क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ इमेज, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन। और एज्यूम कर रहे हैं मिरर अभी मूव नहीं कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनता है। डी यू बाई डी टी ये भी आ गया है। डी यू बाई डी टी क्या चीज़ है बोला, डी यू बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ velocity of ऑब्जेक्ट। object. हाँ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। तो आई थिंक हर एक चीज़ मैंने पुट कर लिया है, और मैं अब आराम से डी एच आई बाई डी टी निकाल सकता हूँ। दिस इज वॉट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन वाई डायरेक्शन। समझ में आया क्या? अब देखो, इस रिलेशन को याद रखो, याद तो नहीं रख पाओगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि हमें करना कैसे है, क्योंकि इसके आगे मुझे वैल्यू को पुट करना होगा, तभी सिंप्लीफाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इस केस को तभी यूज करेंगे जब प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा हुआ है। जब प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये फॉर्मूला जो है बेसिकली इसी फॉर्मूले से आता है, इसी फॉर्मूले से आता है। कैसे आता है मैं निकाल के बताता हूँ। कुछ जगह पे तुम्हें डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता दिया जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट बताने का नहीं है, गलत है। मुझे तो क्योंकि ये बताना था, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट बता दिया, ताकि तुम्हारे दिमाग में 3 केसेस अच्छे से याद रहे करना कैसे। इसमें भी जो v का वैल्यू है वो वेरिएबल है, u का वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, h का वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, और हाइट ऑफ द इमेज जो है वो वेरिएबल है। ये सभी वेरिएबल है, बस f कांस्टेंट है। ये केस और ये केस तो एग्जैक्टली सेम हुआ सर, तो आपने फिर से कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, है ना? ये केस दोनों तो सेम है एग्जैक्टली, आपने कैसे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया? कैसे लिखा मैं बताता हूँ। ये एक स्पेशल केस है, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 0। कोई शक इसमें, बोलो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 0। अरे बोलो तो, हाँ, yes sir. रिस्पॉन्ड करते रहना है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब 0 हो गया। अब इस इक्वेशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 पुट करके देखो कितना आ रहा है, डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, u मल्टीप्लीकेशन में है, d डी एच ओ बाई डी टी होगा, और ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो एच ओ है, माइनस, यस सर। और ये टर्म 0 होगा कि नहीं, यहाँ पे भी तो एच ओ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, यस सर। ये भी 0 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आया, यू वी डी एच ओ बाय डी टी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। एक यू और कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, एक माइनस साइन जो था मैंने यहाँ पे दिया नहीं, ये माइनस साइन यहाँ का था ना, और ये माइनस इस जगह पे कंटिन्यू रहेगा। तो फाइनली क्या बच गया, बी बाय यू माइनस ऑफ डी एच ओ बाय डी टी, और ये डी एच आई बाय डी टी। तो देखो मेरा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो करके उसी फॉर्म में आ गया ना। तो एक स्पेशल केस है जिसमें एच ओ 0 होता है। अगर एच ओ 0 है तो हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आ जाता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली वहाँ पे वो फॉर्मूला लिख दिया ताकि तुम्हें याद रहे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से आता है। सर बोलो, पेज ऊपर करिए ना इसमें. ये लो, यही देखना है। हाँ, हो गया. हाँ। बोलो, किसी को कोई डाउट?
पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। सर आप ये वीडियो अपलोड कब करने वाले हो? कर दूंगा आज। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं। और होमवर्क के लिए मैं एक्सरसाइज अब आराम से दे सकता हूँ। शीट है, एक्सरसाइज 1 में वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तक तुम कर सकते हो। देख लेना कौन सा सेक्शन है। सेक्शन ए डिस्कस हो चुका है ना, सेक्शन बी और सेक्शन सी होगा। है किसी के पास शीट? निकालो जरा सा। सर ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देने बोलो ना कुछ होता है। ग्रुप पे फॉरवर्ड करने के लिए मतलब सर वो सेक्शन है जो सर ने बोला था, वो सर ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा था। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ अगर होता है मेरे पास, नहीं तो किसी और के पास होगा तो फॉरवर्ड करवा। ठीक है, और यस। डीपीपी तुम लोग को मिल गया? नो सर। डीपीपी अभी तक नहीं आया। चलो ठीक है, एटलीस्ट अभी ये करो, नहीं तो ग्रुप पे मैं एग्जैक्ट होमवर्क भी पोस्ट करूँगा। यहाँ तक तो सर 12th का कुछ आया ही नहीं है अब तक। अपडेट नहीं आया। नहीं सर, मतलब ऑनलाइन भी नहीं है और हार्ड कॉपी भी नहीं। ठीक है, मैं बोलता हूँ। सर वो 11 पे हार्ड कॉपी, डीपीपी है ना। हार्ड कॉपी तो अभी ठीक है, एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी तो तुम लोग को मिल जाए। तो सॉफ्ट कॉपी के लिए मैं बोलता हूँ कि तो जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी जो है वो हेड ऑफिस से ही हार्ड कॉपी प्रिंट आउट होकर के आता है, फिर यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अभी पूरा लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी चीज़ इधर से उधर मूव नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ये बात। तो सॉफ्ट कॉपी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, डीपीपी का और ये शीट का। ठीक है। Yes.